बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़हैब शाह और आज हमारा रेटिनल डिटैचमेंट का टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है। पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रेटिना की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है और उसमें न्यूरोसेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम एम्ब्रोलॉजिकली कैसे फ्यूज़ होते हैं। तो जब डिटैचमेंट होता है तो न्यूरोसेंसरी रेटिना रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से डिटैच हो जाता है और उसमें हमने रिग्मेटोजेनियस रेटिनल डिटैचमेंट डिटेल के साथ डिस्कस किया था और वो हमारे पास क्लासिफिकेशन में एक टाइप है जो कॉमन है। उसके अलावा भी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकते हैं और वो हमने डिस्कस किए थे कि या तो वो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होंगे या वो एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं? ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में हमारे पास विट्रियस जो है, विट्रियस की कंट्रैक्शन हो जाती हैं। विट्रियस का जो मेम्ब्रेन होता है जो न्यूरोसेंसरी रेटिना के साथ अटैच होता है, तो ये मेम्ब्रेन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने साथ न्यूरोसेंसरी रेटिना को भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो कभी कभी इसमें टियर आ जाता है, ब्रेक आ जाता है और कभी कभी ये जो न्यूरोसेंसरी रेटिना है ये डिटैच हो जाता है। तो इसकी बेसिक एटियोलॉजी या काजेज़ क्या हैं, क्यों विट्रियस में ट्रैक्शन आ जाता है, क्यों विट्रियस का जो मेम्ब्रेन है वो क्यों कंट्रैक्ट हो जाता है। तो बेसिक जो रीज़न्स हैं उसमें एक है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमें पता है कि ब्लड रेटिनल जो ब्लड वेसल्स होते हैं उससे ब्लड की लीकेज होती हैं जिसको हम हेमरेजेस कहते हैं और वो हेमरेजेस हमारे पास विट्रियस में होते हैं। तो जब वो हेमरेजेस विट्रियस में आ जाते हैं तो विट्रियस की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती हैं। तो एक तो विट्रियस की जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो ख़राब हो जाती है और दूसरी बात यह है कि विट्रियस की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं। तो जब विट्रियस की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं तो विट्रियस का जो मेम्ब्रेन है वो न्यूरोसेंसरी रेटिना से डिटैच हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स पे वो डिटैच हो सकता है, कुछ पॉइंट्स पे वो न्यूरोसेंसरी रेटिना को अपने साथ डिटैच कर देता है। तो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में बेसिकली न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, न्यू वेसल्स होती हैं और न्यू वेसल्स से हमें पता है कि न्यू वेसल से लीकेजेस ज़्यादा होती हैं ब्लड की, बाकी फ्लूइड की। इसी तरह एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये उन बच्चों में ये कंडीशन होता है, ये डिज़ीज़ उन बच्चों में होता है जो 9 महीने या के बाद या 9 महीने में पैदा नहीं होते बल्कि प्रीमेच्योरली पैदा हो जाते हैं, 9 महीने से पहले पहले पैदा हो जाते हैं और जिनको हम प्रीमेच्योर बेबीज़ कहते हैं। तो ये उन बच्चों में होता है जिसकी पैदाइश 9 महीने से कम मुद्दत में हो जाती है और प्रीमेच्योर्ड होते हैं। चूँकि उन्होंने पूरा मुद्दत जो है वो टाइम वो नहीं गुजारा होते, इसीलिए उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह डेवलप नहीं होते जिस तरह एक 9 महीने या से ज़्यादा वाले मुद्दत के बच्चे की होते हैं। इसीलिए रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में भी जो रेटिना है प्रीमेच्योर रेटिना होता है तो उसमें न्यू वेसल्स होते हैं और न्यू वेसल्स से ब्लड की लीकेजेस होती हैं, हेमरेजेस होते हैं। तो अक्सर रेटिनल डिजीज़ जिसमें हेमरेजेस हमारे विट्रियस में आते हैं, उस डिज़ीज़ में जब हेमरेजेस विट्रियस में आ जाते हैं तो विट्रियस कंट्रैक्ट करेगा, विट्रियस की ट्रैक्शन शुरू होगी। इसमें एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पेनेट्रेटिंग पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रामा। अगर पोस्टीरियर सेगमेंट तक कोई ट्रामा या पेनेट्रेट किया कोई फॉरेन बॉडी या कोई भी चीज़ जिसने पेनेट्रेट किया और पोस्टीरियर सेगमेंट तक चला गया तो वो भी हमारे जब वो ठीक हो जाता है तो विट्रियस में हमारे पास ट्रैक्शन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इसी तरह हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में भी हमारे पास हेमरेजेस और एक्सुडेट्स होते हैं तो विट्रियस उसकी वजह से भी कंट्रैक्शन कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास हैं एफेकिया विद विट्रियस इन एंटीरियर चैम्बर। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे जो हैं वो पैदा ऐसे हुए हैं कि उसका नेचुरल लेंस नहीं है, नेचुरल लेंस उसका नहीं है। तो जब वो नहीं है तो विट्रियस जो है बेसिकली विट्रियस को लेंस ने स्टॉप किया होता है कि आगे ना आए,
लेकिन जब ये लेंस नहीं होता, पैदाइशी तौर पे नहीं होता, या फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की सर्जरी हो जाती है और लेंस नहीं डाला जाता, तो विट्रियस जो है ये बाहर फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करता है और ये प्यूपल को ऑक्लूड करता है। तो विट्रियस, अगर इंटीरियर विट्रियस आगे आएगा तो पोस्टीरियर विट्रियस भी आगे आएगा, जिसकी वजह से विट्रियस में कंट्रैक्शन होगा और वही कंट्रैक्शन जो न्यूरोसेंसरी रेटिना को डिटेच करता है। उसके अलावा प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी एंड ईल्स डिजीज़। सो ईल डिजीज़ क्या है? बेसिकली ईल्स डिजीज़ में हमारे रेटिनल जो ब्लड वेसल्स हैं, स्पेसिफिकली जो वेन्स है, वेन के जो वॉल्स है, उन वॉल्स के गिर्द एक्सुडेट्स और मुख्तलिफ वाइट सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम पेरीफ्लेबाइटिस भी कहते हैं, और इसमें भी हमारे पास विट्रियस की कॉन्ट्रैक्शन या ट्रैक्शन होती हैं और उसी ट्रैक्शन से न्यूरोसेंसरी रेटिना डिटेच हो जाता है। तो ये हमारे पास रिग्मेटिजीनियस रेटिनल डिटेचमेंट में नहीं आता, बल्कि ये नॉन रिग्मेटिजीनियस रेटिनल डिटेचमेंट में आता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली न्यूरोसेंसरी रेटिना में टीयर नहीं होता, बल्कि विट्रियस की ट्रैक्शन की वजह से रेटिना डिटेच हो जाती हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो क्लिनिकल फीचर्स में एक तो है विट्रोरेटिनल बैंड, चूँकि विट्रियस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ट्रैक्शन उसमें आई है, तो उसने अपने साथ न्यूरोसेंसरी रेटिना को भी डिटेच किया है, तो ये एक बैंड की तरह हमें नज़र आएगा। जब हम देखेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो विट्रोरेटिनल एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? रेटिनल मोटेलिटी इज़ रिड्यूस। रेटिना की जो मोटेलिटी है, मूविंग वो एबिलिटी है, वो कम होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ रेटिना एट द साइट ऑफ ट्रैक्शन। चूँकि रेटिना जो है ये एक कनकेव मिरर की तरह होता है, एक कनकेव मिरर की तरह है, तो जहाँ पे ये न्यूरोसेंसरी रेटिना इससे डिटेच हुआ है, वहाँ पे हमारे पास रेटिना एलिवेटेड नज़र आएगा। वहाँ पे न्यूरोसेंसरी रेटिना उससे डिटेच हुआ है, तो रेटिना जो है वो एलिवेटेड नज़र आएगा। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटेचमेंट के। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट, चूँकि इसमें 90-95% विट्रियस इफेक्टेड या इन्वॉल्व होता है और विट्रियस में हेमरेजेस होते हैं, विट्रियस के ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम विट्रेक्टोमी करते हैं, विट्रियस को निकाल देते हैं। सो पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी टू रिलीव द ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन या ट्रैक्शन है उसको हम कम करें या ख़त्म करें। दूसरा जो पॉइंट है, इंटरनल टेम्पोनेट टू काज द अपोजिशन ऑफ सेंसरी रेटिना विद RPE बाय सिलिकॉन ऑयल और एक्सपेंडेड गैसेस। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि या तो सिलिकॉन विट्रेक्टोमी करते हैं और सिलिकॉन ऑयल डालते हैं, या एक्सपेंडिंग गैसेस डालते हैं। तो ये जो SF6 गैस था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस था, जो हम इंटरनली डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ताकि न्यूरोसेंसरी रेटिना RPE के साथ अटैच रहें। ये ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटेचमेंट के। इसमें विट्रेक्टोमी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि विट्रियस से ही कंट्रैक्शन शुरू होती हैं और न्यूरोसेंसरी रेटिना डिटेच हो जाता है, तो इसीलिए ट्रीटमेंट में विट्रेक्टोमी करते हैं। ये पिक्चर हैं, इसमें अगर हम देखें, ये जो येलोविश नज़र आ रहा है, ये विट्रियस की कंट्रैक्शन है और उसके साथ अपना न्यूरोसेंसरी रेटिना को भी डिटेच किया है। अब हम आते हैं नॉन रेग्मेटिजीनियस रेटिनल डिटेचमेंट की एक दूसरी टाइप की तरफ, जो ना तो इंटरनल न्यूरोसेंसरी रेटिना की टीयर की वजह से होता है और ना ही ट्रैक्शन की वजह से होते हैं, बल्कि ये जो होता है ये डैमेज होता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम में। मतलब आउटर लेयर जो है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो है, उसमें कोई डैमेज या कोई होल या कोई भी उसमें आ जाता है, उसकी वजह से कोरियो कैपिलरीज, जो कोराइड के ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से फ्लूइड थ्रू द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम आते हैं, जहाँ पे ब्रेक हुआ है, और न्यूरोसेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के दरमियान वो एकॉमुलेट होते हैं। तो जब एकॉमुलेट होते हैं तो वही फ्लूइड फिर न्यूरोसेंसरी रेटिना को स्लोली डिटेच करता है। अब इसके काजेज़ क्या हैं? तो ज़्यादातर ये इन्फ्लेमेशन है। पेरिफेरल यूवियाटिस में हमारे पास ज़्यादातर कोराइडल जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशंस होती हैं। तो जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और कोराइड हैं, यहाँ पे ब्लड रेटिनल बैरियर है,
यहाँ पे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम वहाँ के ब्लड को या फ्लूइड को ऐसे डायरेक्ट एलाउ नहीं करते। कुछ हद तक वहाँ से न्यूट्रिशन आती हैं, लेकिन डायरेक्ट ये फ्लूइड ऐसे नहीं इंटर होते। तो जब ये बैरियर बर्स्ट होता है, ये बैरियर ख़त्म हो जाता है, तो फिर फ्लूइड यहाँ पे कम्युलेट होते हैं और डिटेचमेंट की चांसेस होती हैं। इसके अलावा हेराडा डिजीज़ हैं। हेराडा डिजीज़ में भी हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती हैं। तो बेसिकली हेराडा डिजीज़ में हमारे पास उन जगहों की या उन पार्ट्स की इन्फ्लेमेशन होती है जहाँ पे मेलेनिन्स होते हैं, जहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं। तो चूँकि हमारे पास कोराइड में पिगमेंट्स हैं, तो यूवियाटिस ज़्यादातर होता है। तो यूवियाटिस में फिर वही ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन और वहाँ से फिर फ्लूइड आरपी की तरफ आ सकते हैं और रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। इसके अलावा पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस है। स्क्लेराइटिस से फिर कोराइडाइटिस और कोराइडाइटिस से रेटिनल डिटैचमेंट, लेकिन ये रेयर काजेज़ है, बहुत कम काजेज़ है। और इसके अलावा सेंट्रल सीरियस कोरियो रेटिनोपैथी, यहाँ पे बेसिकली मैकुला में, सेंट्रल रेटिना में, वहाँ पे पीछे की साइड से, कोराइड के साइड से कोई होल हो जाता है, कोई टीयर हो जाता है। जब वो टीयर हो जाता है तो मैकुलर एरिया में ये फ्लूइड जमा होते हैं, और जब वो फ्लूइड जमा होते हैं तो वो फ्लूइड फिर न्यूरोसेंसिटिव रेटिना को डिटेच करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इस कंडीशन में सेंट्रल विजन डिक्रीज़ होता है। इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा है। तो जो रेटिना का ट्यूमर है, जो ज़्यादातर 3 साल से कम बच्चों में ज़्यादातर कॉमन है और जिसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी है, वो ट्यूमर अगर रेटिना में आ जाए तो वो भी रेटिनल डिटैचमेंट काज कर सकता है ईजीली। इसके अलावा सिस्टेमिक डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से भी वही जो एक कंडीशन है, ब्लड वेसल्स की प्रेशर राइज होती हैं और उसी से फ्लूइड अकोमुलेट होते हैं पोस्टीरियर साइड पे और न्यूरोसेंसर रेटिना को डिटेच करते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? ये अपीयर्स स्मूथ एंड कन्वेक्स, ये रेटिना जो है हमें स्मूथ नज़र आएगा और कन्वेक्स नज़र आएगा। इसके अलावा करेक्टराइज बाय अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ डिटेच एरिया विद ग्रेविटी, वहाँ पे जहाँ पे ये फ्लूइड अकोमुलेट हुए हैं या जहाँ पे डिटैचमेंट हुई हैं वो थोड़ी सी हमें हैवी टाइप नज़र आएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से डिटैचमेंट उसकी हुई है। इसके ट्रीटमेंट क्या हैं? तो ट्रीटमेंट चूँकि ये यहाँ पे ज़्यादातर जो सेकेंडरी काज होता है जिसकी वजह से ये कंडीशन हुआ है, उस कॉज को अगर ट्रीट किया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिस्टेमिक हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें या कोई ट्यूमर है या कोई भी अगर वो है उसको अगर ट्रीट किया जाए, तो सेकेंडरी ये कंडीशन हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और जो टीयर बना हुआ है जहाँ पे रेटिनल डिटैचमेंट हुई है ये उससे आगे स्प्रेड नहीं होगा। ये हमारा दूसरा टॉपिक था रेटिनल डिटैचमेंट का। जो नॉन रेगमेटिजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट के दो टाइप्स थे, एक हमारे पास था ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट और दूसरा था एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है।